जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। तो एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और क्या समझा था। उसके बाद अब आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी कि फ्रांसीसी क्रांति को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि 1789 की घटना है, जब पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट की सेना ने शहर में घुसने का आदेश दे दिया था सम्राट ने, और अफवाह थी कि सेना नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। जो अफवाह ये थी, ठीक है। तो लगभग 7,000 मर्द और तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत ही सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए। तो हमने देख लिया था कि कैसे 1789 की घटना हुई। इसके पीछे का बैकग्राउंड हमने अगले चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट किया था कि आखिर ये घटना हुई क्यों। 18वीं, अब इस घटना के लिए अगर हम देखते हैं तो जिम्मेदार क्या था। उस टाइम पे जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये इसका मेन रीज़न था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांसी गद्दी पर बैठा आसीन हुआ और उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिन से हुआ था, ठीक है। तो हमने ये देख लिया था। अब इसके बाद हमें देखना था कि आखिर ये सब ये आतंक फैला कैसे, क्योंकि जो फ्रांस का जो राजा था उसने अमेरिका के उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए 13 उपनिवेश को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, ठीक है। जिससे कि इस युद्ध के चलते उस पर ना 10 अरब लिबरे का कर्ज आ गया था। अब इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर कहिए कि जो राजा की जो शान शौकत है उसको बनाए रखने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, जो कि उसको क्या करना पड़ा, उसको अपनी जनता पर कर लगाने पड़े, ठीक है। और कर कर अदा करने वाले वहाँ पे नागरिक कौन थे, वहाँ पे जो कर अदा करने वाले जो नागरिक थे वो तृतीय स्टेट के लोग थे, जिनमें बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी, अदालती आते थे, है ना, वकील इत्यादि, किसान, कारीगर और छोटे भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकरी सारे आते थे। तो 3 स्टेट में जो ऊपर के कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था उनको छूट मिली हुई थी कि वो किसी तरह के कर अदा नहीं करेंगे, सिर्फ तृतीय स्टेट सारा कर अदा करेगा। इसलिए तृतीय स्टेट के जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, जो अच्छे पोस्ट पे थे, जिनके दिमाग विकसित थे, उन्होंने ये आंदोलन का बीड़ा उठाया और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि उन पर ये अत्याचार हो रहा है। हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर आज हमें देखना है कि आखिर ये जो फ्रांसीसी समाज है इसमें जीने का संघर्ष हमने देखा था, और आज हमें देखना है 3rd चैप्टर में कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, हमने ये भी देख लिया था, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हमें 3rd चैप्टर देखना है। 3rd चैप्टर का नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। हमने 2nd चैप्टर में देख लिया था कि कैसे वहाँ के जो जनता है जो कि आक्रोशित थी, उन्होंने कैसे राजा पर दबाव डाला और गणतंत्र की स्थापना करी वहाँ पर, जिसमें राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। यानी कि राजा सबसे उच्च पद पे रहेंगे और वहाँ पे जो सभी को वोट का अधिकार मिला, ठीक है। और गणतंत्र वो राजतंत्र के बाद गणतंत्र रहेगा, यानी कि राजा का शासन तो रहेगा लेकिन एक संविधान रहेगा जिससे देश चलेगा। ये सब व्यवस्था कर ली थी उन्होंने अपने आंदोलनों से, ठीक है। राजा पर दबाव बना लिया था और उसके बाद वहाँ पर एक संविधान की स्थापना हो गई थी। लेकिन राजा अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, राजा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो इसमें यही हम आज पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रांस की जो स्थिति थी आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चलती रहती थी, ठीक। प्रशा के राजा से उनकी वार्ता चल रही थी कि कैसे लोगों को फिर से उसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए और अपनी एक तरफा सत्ता कायम की जाए। ये अपनी कोशिश में लगे हुए थे राजा। तो फ्रांसी घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए जो फ्रांस में घटनाएं हो चुकी थी, जनता आक्रोशित होकर अपनी संविधान की जो स्थापना कर चुकी थी, इसके वजह से बाकी ये जो पड़ोसी देशों के जो शासक थे वो भी चिंतित थे कि कल को हमारे देश में भी जनता ये
सब आंदोलन ना कर दें। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। ठीक है, लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अब अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर ली। नेशनल असेंबली हमने देखा था कि जो जनसाधारण की असेंबली थी, बनी थी, वो अब सत्ता चला रही थी राजा के अंडर में रह के ही। ठीक है, तो उसने क्या किया, उनको जब पता चला तो उन्होंने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया, युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया असेंबली में। ठीक है, प्रस्ताव पारित होकर सारे काम होते थे। प्रस्ताव पारित हो गया, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। ठीक है, तो इस युद्ध में उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। अब इनको लगा कि राजा ऊपरी मतलब सभी राजा मिल करके अब जो दबी कुचली जनता है, यानी कि जिसको शुरू से जिनका दमन होता आया है, उनको फिर से अपने अंडर करने के लिए वो ये सारे के सारे अपने चालबाजियां कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने इसको इससे लिया कि ये यूरोपीय जो राजाएं हैं, राजाओं के और कुलीनों के विरुद्ध जनता की एक जंग के रूप में मान लिया कि हम हमारे साथ ये फिर से वही सपना दोहराएं। इसलिए इन्होंने जंग के रूप में लिया। और उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर डी लाइल, कवि कौन है इस टाइम के, रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। देशभक्ति के जो तराने थे, यानी जो गीत गाए गए, जैसे कि हमारे इंडिया में भी हुआ था, वंदे मातरम वगैरह गाए गए थे, देशभक्ति गीत काफ़ी बोले गए थे। तो ऐसे ही मार्सिले कवि थे उस टाइम पे, रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ठीक है, गीत है। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ये गीत पहली बार कब गाया गया था, जब जो मार्सिलेस की तरफ जा रहे थे स्वयंसेवी, पेरिस की ओर जाते हुए उन्होंने गाया था पहली बार मार्सिलेस में। ठीक है, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। गाने का नाम भी क्या कर दिया, मार्सिले। क्यों, ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने ही गाया था जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले ही रख दिया गया। ठीक है, तो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है ये। इस टाइम पे क्या है, ये फ्रांस में ये राष्ट्रगान है मार्सिले। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अब क्रांतिकारी युद्ध होते हैं तो जनता को क्षति तो होती है और कठिनाइयाँ भी काफ़ी होती हैं। ठीक है, पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। अब पुरुष जब जंग पे चले जाएंगे तो घर पे जो बचेंगे औरतें, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। ठीक है, देश की आबादी का जो बड़ा हिस्सा यानी कि वुमेन्स जिसमें आती हैं, को लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जब 1791 में संविधान बना था, उसमें सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि कैसे जो थर्ड स्टेट में भी जो बड़े सही पोस्ट पे जो लोग थे, जिनके बुद्धि विकसित हो चुके थे, जो अच्छे घरानों के थे, उन्होंने ही ये असेंबली बनाने का प्लान किया था और उनको ही ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो फिर भी अभी जो सबसे निचला दबा कुचला जो वर्ग था, वो अभी भी वंचित था अपने अधिकारों से। ठीक है, तो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। अब क्या हुआ, लोगों के छोटे छोटे क्लब बनने लगे, अपनी अपनी नीतियाँ उन्होंने बनानी स्टार्ट करी। ठीक है, सरकार के विरुद्ध भी नीतियाँ बनी, कुछ सरकारी कामों में जो कमियां थी उसके विरुद्ध भी चलने लगी, तो अलग अलग क्लब बनने लगे, जिसमें सबसे मेन क्लब था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब बना, ठीक, सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब क्या है, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। क्या था ये, जिसका नाम पेरिस के जो भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट थे जैकब, उनके नाम पर इनका इस क्लब का नाम बना, जैकोबिन क्लब। ठीक है, और अभी इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। ठीक, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिया। अब क्या हुआ, महिलाओं ने भी देखा कि हम जब सब चले जाते हैं आदमी युद्ध में, तो औरतें ही सारा घर परिवार संभालती हैं, लेकिन फिर भी अभी वो निष्क्रिय नागरिक बनी हुई थी। तो औरतों को भी अपने अधिकारों का थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा कि हमारे भी कुछ अधिकार है, हम भी सक्रिय नागरिक बन सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने क्लब बनाने स्टार्ट किए।
तो इस अध्याय के खंड 4 में आप अपनी उनकी गतिविधियों के बारे में और मांगों के बारे में भी जानेंगे, खंड 4 में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे कहाँ से थे? वो जो कम समृद्ध थे, यानी कि जो गरीब तबका था, वहाँ से आते थे। इनमें कुछ छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। जो गोदी कामदार थे उनकी तरह जो वो पतलून पहनते थे, ऐसा पहनने का निर्णय लिया ताकि ये अपना एक सिंबल बना सके कि जो हम गरीब तबके के लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, यानी कि खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। अमीरों से अपने आप को खुद को अलग दिखाने के लिए ऐसा इन्होंने ड्रेसअप अपनाया। ठीक है, यह है ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के लिए ऐलान का उनका तरीका था। ठीक, अब नए शब्द यहाँ पर आए हैं। कॉन्वेंट। कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र दिया है नानीन वॉले लिबर्टी स्वतंत्र। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों का प्रदर्शित कर सके। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है ये। ठीक है, देखिए, इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? आगे है कि जैकोबिनों कैसे जाना गया? जैकोबिन थे जो उनको 100 कुलात के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। बिना घुटनने वाले उन्होंने पहनने का निर्णय लिया था, तो इनको भी 100 कुलात के नाम से जाना गया। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। टोपी क्या थी? स्वतंत्रता का प्रतीक थी लाल टोपी। ठीक है, 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं अभी भी निष्क्रिय हैं, उनको अनुमति नहीं थी ये सब करने की। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। ठीक है, बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला। और क्या किया उन्होंने? 10 अगस्त को उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोला और वहाँ के जो रक्षक थे उनको मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया। पहले आपने देखा था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको दिया गया था जो 3 दिन का वेतन सरकार को मतलब दे पाए, जो कमाते हों, जो कमाने वाले पुरुष हों, उनको ही दिया गया था। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग वो अनदेखे करे गए थे। पर अब जब चुनाव कराए गए, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले जितने भी पुरुष थे, चाहे वो कमाते हों नहीं कमाते, उनको ही मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। पहले नेशनल असेंबली बनी, अब जब असेंबली बनेगी तो इनको कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो नई असेंबली बनी उनको बोला गया कन्वेंशन, क्योंकि अब इसमें गरीब तबका भी आ चुका था। ठीक है, 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार क्या करती है? सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र में हम ये जानते हैं कि चुनाव कैसे होता है? सरकार का जनता के द्वारा होता है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने, है ना। आगे है लुई 16 पर क्या हुआ? लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी, कब मिली इसको सज़ा? 21 जनवरी 1793 में। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी
ला कॉन्कॉर्ड में, प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ठीक है। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, उनको भी ऐसे ही मारा गया। देशद्रोह क्या है? अपने देश के साथ गद्दारी करना ना, विश्वासघात करना। अब आतंक का राज, अब क्या होगा? अब राजा नहीं है, रानी को भी फांसी दे दी गई है, और अब क्या होगा? अब होगा आतंक का राज। कैसे? सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। किस काल को? 1793 से 94 तक ये जो काल था उसको, यानी कि 1 साल का जो समय था, इसको आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर जो नेता था उसने क्या किया? दंड की जो नीति थी उसकी काफ़ी सख्त नीति अपनाई। अब उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन हो या पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब जिसने राजा की निरंकुश नीति को ख़त्म करने के लिए गणतंत्र की स्थापना की थी, अब यही क्या कर रहे थे? अपनी सख्त नीति के कारण अब एक तरफा राज करने की इनकी नीति चलने लगी, और इनकी जो विरोध करते थे उनको ये जेल में डाल देते थे। ठीक है। तो क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन, इसके नाम पर पड़ा। ठीक है। तो रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मतलब किसी भी चीज़ की मजदूरी हो, चाहे उसकी किसी चीज़ की कीमत हो, उसकी सीमा तय कर दी कि कोई से ज़्यादा नहीं बेच पाएगा। ठीक है। तो गोश्त एवं पाव रोटी, क्या किया? गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया कि सरकार जो कीमत लगाएगी आपको उसी पे बेचना है। ठीक है। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई कि महंगा आटा नहीं खरीदना है। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी खाएगा आप समता रोटी खाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ले सकता वो। ठीक है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। मतलब अब अभी अपने हिसाब से चला रहे हैं कि लोग इतना ही करेंगे जितना सरकार ने नियम बनाए हैं। ठीक है। तो समता रोटी की परंपरा चलाई और लोगों के संबोधन में आचार व्यवहार को लागू करने की कोशिश करी। जैसे परंपरागत था मॉन्स्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक एवं सितोयन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ठीक है। अब रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। जो उसके समर्थक थे वो भी अब नाखुश हो गए थे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन कर दिया गया। यानी कि जिसने इस परंपरा को चलाया, इतनी सख्ती इन्होंने कर दी कि इनका भी हश्र यही हुआ कि 1794 में न्यायालय द्वारा इनको भी दोषी पाया गया और गिलोटिन करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब जब विराज थोड़ा चुप हो, यानी कि अब क्या हुआ? अब सरकार नहीं है कोई। अब जो सरकार थी जैकोबिन क्लब बना। ठीक है। और उसके बाद शासन चलाया इन्होंने, रोबेस्पियर ने, उनका भी शासन खत्म हो गया उनकी सख्त नीति के कारण। तो अब क्या हुआ? डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो जाएगा। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद अब मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। क्या हुआ कि अब जैकोबिन सरकार का जब पतन हो गया तो मध्य वर्ग के जो लोग थे उनके पास क्या आ गई? सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको मताधिकार से फिर से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। अब क्या था? 2 चुनी हुई विधान परिषद का प्रावधान बनाया गया। इस परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका
अब क्या होगा इसमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका होगी जिसमें डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, है ना। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। डायरेक्टरी का शासन क्या था, उसका अस्थिर शासन था। इससे क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अस्थिर शासन चलेगा तो किसी न किसी को तो बीच में आना ही होगा। तो सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। ठीक है, क्या क्या बने रहे, सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान क्या क्या रहा, स्वतंत्रता रही, विधि सम्मत और समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे इनके बीच में। ठीक है, इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ठीक है, आगे है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अब हमने देख लिया था कि कैसे अब फ्रांस पे कोई शासक नहीं है, अब फ्रांस पर जो मिडिल क्लास है ना, उसका शासन आ गया है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो अब सत्ता में आ गए हैं और इसके तहत क्या हुआ, संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित भी कर दिया गया। अब जब कोई डायरेक्टरी नहीं है, अब 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बना ली गई डायरेक्टरी को नियुक्त करने के लिए। ठीक है, तो अब जैकोबिनों का शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई इसमें। अब क्या होगा, अब यही राजनीतिक जो अस्थिरता है वो क्या करेगी, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय करेगी, जिसको हम देखेंगे अपने 4th चैप्टर में आगे के वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो थोड़े थोड़े जो पेजेस बने हुए हैं साइड में, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार। क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार हैं कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में ये लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके 10 सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मॉनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है, लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये वहाँ के शासक कह रहे हैं। ठीक है, आतंक बस कठोर तुरंतता और अनम्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ये बोल रहे हैं रोबेस्पियर, जो कि वो चाहते हैं कि किसी भी हद तक बस लोकतंत्र बना रहना चाहिए, भले उसके लिए उनको अपने विरोधियों को कितनी भी कड़ी सजा देनी पड़े। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 3 फिनिश। और अब हम देख लेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट वाले पार्ट में। हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। पुरुषों की क्रांति तो लगातार चल रही थी अपने अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता समानता के लिए, लेकिन क्या महिलाओं को इन सब क्रांतियों के बीच में कोई हक मिला? क्या उनके लिए भी कोई क्रांति हुई? जिसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।